हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जे मोल कॉन्सेप्ट सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 8 तक डिस्कशन कर चुके थे। इसमें है 1 मोल ऑफ N2H4 loses 10 moles of electron to form a new compound by assuming that all the nitrogen appears in the new compound. What is the oxidation state of nitrogen in Y? तो आपके पास N2H4 है, इससे कंपाउंड बाई बनता है और ये 10 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जो बाई में नाइट्रोजन होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ये नाइट्रोजन के द्वारा ही लूज हुआ है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया है, तो हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के द्वारा ही लूज हुआ है। और बाई में 2 नाइट्रोजन एटम है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जितना नाइट्रोजन एटम था वो सारा न्यू कंपाउंड में अपीयर हो गया। तो आपके पास 2 नाइट्रोजन एटम है, 1 मोल N2H4 में हाइड्राजीन होता है इसका फॉर्मूला, तो दोनों नाइट्रोजन बाई में चला गया। तो 2 नाइट्रोजन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो एक नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर में +5 का चेंज आएगा। N2H4 में ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना है, तो मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर X है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 0 होना चाहिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन का +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2x + 1 × 4, 4 हाइड्रोजन एटम है तो +4 = 0, तो x = -2। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 था पहले से, और ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें +5 चार्ज आ जाएगा। तो -2 पहले से था, +5 और आ गया, तो +3 चार्ज आएगा नाइट्रोजन के कंपाउंड बाई में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन बाई क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। कंपाउंड बाई में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद 10th क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O इज। तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, CH2O ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 होता है, H+ रहता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के कारण +2, तो कार्बन का 0 होगा, तभी तो सम 0 होगा। 0 + 2 -2, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम 0 होना भी चाहिए, तो कार्बन का 0 होगा। इसको नहीं तो इस तरह से HCHO, फॉर्मल्डिहाइड ही तो है CH2O। इसमें देखिए कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन जो है कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, हाइड्रोजन से कार्बन छीन लेगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये जो है कार्बन की तरफ शिफ्टेड रहेगा, सिमिलरली ये भी कार्बन की तरफ शिफ्टेड रहेगा। तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन छीना है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे छीना गया है, तो नेट इससे एक भी इलेक्ट्रॉन छीना नहीं गया। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और कार्बन हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, बात बराबर हो गया। कार्बन का ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया ना एक्सेप्ट किया, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। या फिर इसका आप मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो x + 2 -2, x + 2 -2 ये 0 के इक्वल होना चाहिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, तो x = 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन 0 होगा फॉर्मल्डिहाइड में। CH2O आपका SCHO होता है फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट, a molar solution is one that contains 1 mole of a solute in। a molar solution मतलब आपके पास सॉल्यूशन का मोलेलिटी दिया हुआ है, मतलब 1 m मोलेलिटी वाला सॉल्यूशन है, तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट रहेगा, तो मोलेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है तो उसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट रहेगा, तभी मोलेलिटी जो है 1 आएगा। मोलेलिटी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट है तो आपके पास 1 kg सॉल्वेंट है, तो यहाँ से मोलेलिटी आ जाएगा 1 m। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट आपका 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में रहेगा। यहाँ 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो डेंसिटी देना पड़ेगा। अगर लीटर में है तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन अगर है तो उसके इसमें मोलेरिटी 1 होगा, ना कि मोलेलिटी। ए मोलर सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन
1 mole of solute in 1 liter of the solution, 22.4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो एसटीपी पे वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस का अगर है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एसटीपी या एनटीपी पे। सॉल्यूशन में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में रहता है। गैस का बात होता है 22.4 वाले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्युलेटेड एज दिस, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में आप इसका फॉर्मूला पढ़िएगा। तो अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो आपको याद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो मान लीजिए कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है X, H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। 0 क्यों होगा? देखिए हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन +2 चार्ज क्रिएट करेगा और ऑक्सीजन -2, तो +2 × 5 प्लस -2 × 5 तो +10 -10 0 हो जाएगा। सिमिलरली NO, तो -2 ऑक्सीजन का +2 नाइट्रोजन का, ये भी 0 होगा। ऐसे भी NO न्यूट्रल है तो दोनों का सम 0 ही होगा, तो ये भी 0। और ये SO4 2- होता है, SO4 2-, तो इसके कारण चार्ज आएगा -2, तो सम होगा x + -2 = 0, x = +2। अगर आप इसमें -2 नहीं रखना चाहते हैं तो सल्फर का अलग, ऑक्सीजन का अलग। अगर SO4 2- है तो सल्फर का +6 होगा ना, +6 और ऑक्सीजन का -2, तभी तो 4 ऑक्सीजन मिलके -8 होगा। और दोनों का सम जो है इस पे जितना चार्ज होता है आयन पे उसके इक्वल होना चाहिए, तो +6 - 8 -2 के इक्वल होगा। तो सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -8, 4 ऑक्सीजन मिला के, तो x +6 - 8। तो या तो वो कीजिए x +6 - 8, फिर भी x -2 आएगा, या SO4 2- को 1 मानिए, इस पे -2 चार्ज है तो चार्ज लिख लीजिए, तो x -2 = 0, x = +2। किसी भी तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें +2 -2 भी करके देख लीजिए, ओवरऑल कैंसिल आउट ही होगा। +2 ऐड कीजिए, फिर -2 घटाना पड़ेगा आपको, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे मस्ट हैव। ऑप्शन ए डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन, ये गलत है। अगर 2 कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो हमेशा परसेंटेज कंपोजिशन सेम ही होगा। डिफरेंट मोलिकुलर वेट, तो हाँ मोलिकुलर वेट डिफरेंट होगा। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो। जैसे मान लीजिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है X2/Z3, X आपका एक एलिमेंट है, Y दूसरा एलिमेंट है, Z तीसरा एलिमेंट है, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब 2 कंपाउंड है, एक का मोलिकुलर फॉर्मूला इसी का हमेशा × n करके मोलिकुलर फॉर्मूला आता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से एक कंपाउंड बनता है और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से दूसरा कंपाउंड बनता है। तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x एटम होगा, 2 y एटम होगा और 6z एटम होगा। अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x एटम होगा, 3y एटम होगा और 9z एटम होगा। तो इसमें परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो हमेशा सेम ही होगा, चाहे x का हो, चाहे y का हो, चाहे z का हो। क्यों? क्योंकि देखिए इसका मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम है, ठीक है। ये जो X2/Z3 है इसका 100 ग्राम आता है मोलिकुलर वेट। मतलब अगर 1 मोल रहता X2/Z3 तो वेट होता 100 ग्राम। उसमें से मान लीजिए 40 ग्राम X2 के कारण आ रहा है, 20 ग्राम Y के कारण आ रहा है और 40 ग्राम फिर से 3Z के कारण आ रहा है। अब जब मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब 2 गुना करने से आ रहा है तो इसका मोलिकुलर वेट 200 ग्राम होगा। तो x का देखिए डबल हो गया, x डबल हो गया, पहले से 2 गुना है तो 40 ग्राम था तो डबल हो जाएगा। 2x का वेट अगर 40 ग्राम हो रहा था तो 4x का वेट हो जाएगा 80 ग्राम, 2 का हो जाएगा 40 ग्राम, 2y का वेट, और 3z का वेट 40 ग्राम हो रहा था तो 6z का वेट 80 ग्राम होगा। तो डबल होने के बाद अगर वेट डबल हो रहा है तो सभी एलिमेंट का भी वेट डबल हो रहा है। परसेंटेज आपका वही रह जाएगा, 40/100 कीजिए या 80/200 कीजिए,
तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है हर एक एलिमेंट का हमेशा सेम रहता है अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा तो। सिमिलरली ट्रिपल होने के बाद टोटल वेट अगर ट्रिपल हो रहा है 300 ग्राम तो एलिमेंट का भी वेट ट्रिपल हो गया। 2 के कारण अगर 40 ग्राम वेट है तो 6x रहेगा तो वेट 120 ग्राम होगा। तो 40/100 कीजिए, 80/200 कीजिए या 120/300 कीजिए। तो परसेंटेज कंपोजिशन x का, सिमिलरली y का, सिमिलरली z का, ये हमेशा सेम रहेगा किसी भी 2 कंपाउंड का अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो दे मस्ट हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन। यहाँ डिफरेंट दे रहा है तो गलत है, दे मस्ट हैव डिफरेंट मोलिकुलर वेट। तो अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम डिफरेंट है और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो उसका मोलिकुलर वेट भी डिफरेंट होगा। देख लीजिए, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा तो मोलिकुलर वेट भी उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। सेम विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी के बारे में आप इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला से बता ही नहीं सकते, ये अलग प्रॉपर्टी है। सेम वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मोलिकुलर मास डिफरेंट है तो वेपर डेंसिटी भी डिफरेंट होगा, क्योंकि मोलिकुलर मास का ही हाफ होता है तो वेपर डेंसिटी भी डिफरेंट होगा। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी यही करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब में से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो इसमें हम बताएं कि मोलेलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जब मोलेरिटी और मोलेलिटी पढ़ा रहे थे, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी के बारे में आपको पता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोलेरिटी में आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, इसलिए मोलेरिटी भी चेंज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और नॉर्मेलिटी आपका होता है मोलेरिटी इंटू वाइलेंस फैक्टर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, एक चैप्टर होगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड टाइट्रेशन, वहां पे। बस अभी जानिए कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलेरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है। तो अगर मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो नॉर्मेलिटी में मोलेरिटी का टर्म आ रहा है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलेरिटी चेंज हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि वैलेंस फैक्टर जो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है किसी भी एसिड, किसी भी बेस या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, वो सब वहीं पे देखेंगे। तो ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन मोलेरिटी चेंज हो रहा है तो नॉर्मेलिटी भी चेंज होगा। लेकिन मोलेलिटी में ऐसा नहीं है। मोलेलिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है हमेशा सेम ही रहेगा किसी भी टेम्परेचर पे, इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है। तो कौन सा कंसंट्रेशन टर्म जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो वो है मोलेलिटी। किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का मोलेलिटी जो होगा वो सेम ही रहेगा। अब फॉर्मेलिटी क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना फॉर्मूला मास किसी भी सॉल्यूट का डिजोल्व है, ये फॉर्मेलिटी कहलाता है। मतलब द फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ एनी सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास 1 लीटर वाटर है, इसमें आप 1 मोल NaCl मिलाए, तो इस केस में अगर NaCl का मोलेरिटी पूछा जाए तो क्या होगा? तो मोलेरिटी ऑफ NaCl हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जब ये पानी में जाता है तो NaCl डिसोसिएट कर जाता है Na प्लस और Cl माइनस आयन में। तो इस वाटर में NaCl है ही नहीं, तो मोल ऑफ NaCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल ऑफ NaCl 0 हो जाएगा, तो इसलिए मोलेरिटी 0 होगा। जबकि फॉर्मेलिटी जो है 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट NaCl है, मतलब 1 यूनिट फॉर्मूला मास डिजोल्व है, तो फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर है तो ये 1 होगा। तो अगर कोई अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट है, मतलब अगर आप सॉल्यूट को डिजोल्व किए तो ये अनडिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट नहीं हो रहा है वाटर में जाके, तो उस केस में मोलेरिटी और फॉर्मेलिटी का वैल्यू सेम ही आएगा। जैसे इसमें आप अगर 1 मोल ग्लूकोज मिला दीजिएगा तो ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता है, तो मोलेरिटी क्या होगा सॉल्यूशन का?
मोलरिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1, तो 1 ही हो जाएगा मोलरिटी 1m, और फॉर्मेलिटी भी वही होगा। एक फॉर्मूला मास यूनिट आप मिलाए हैं, 1 मोल ग्लूकोज मिलाए हैं, तो 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर। अब NaCl के केस में कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ Na प्लस आप निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ Na प्लस आयन, तो 1 मोल NaCl मिलाए तो 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा, तो आपके पास 1 मोल Na प्लस है और 1 लीटर सोल्यूशन में है, तो मोलरिटी आएगा 1। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस भी 1m ही होगा, तो 1 मोल NaCl मिलाने के बाद Na प्लस आयन का मोलरिटी 1 होगा और Cl माइनस आयन का भी मोलरिटी 1 होगा। लेकिन मोलरिटी ऑफ NaCl अगर निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी जो है वो NaCl का 1 होगा, क्योंकि फॉर्मूला मास ऑफ एनी सोल्यूट डिजॉल्विंग, तो इसका फॉर्मूला मास NaCl है, ये बाद में क्या होता है उससे मतलब नहीं है, तो फॉर्मेलिटी इस केस में NaCl का 1 आएगा, लेकिन मोलरिटी 0 होगा। तो अगर अनडिसोसिएट है तो उस केस में मोलरिटी और फॉर्मेलिटी का वैल्यू सेम होता है, डिसोसिएटेड के केस में डिफरेंट हो जाता है। फॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए हम थोड़ा बता दिए फॉर्मेलिटी क्या होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम का टर्म आ रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है, यही आपका फॉर्मेलिटी कहलाता है। तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, तो आंसर तो होगा नहीं। अगर आपको फॉर्मेलिटी के बारे में पता नहीं है तब भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है, और ये तो पता है कि मोलरिटी जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो यही आंसर हो जाएगा। फॉर्मेलिटी के बारे में पता नहीं है तो ये जरूर टेम्परेचर डिपेंडेंट हो रहा होगा, अगर एक आंसर आ गया तो दूसरा तो नहीं ही होगा सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप में, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होना ही था इसको। इसके बाद 15th क्वेश्चन है द ट्राइड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक इज, तो इन तीनों में बताना है कि आइसोटोनिक है या नहीं। इन सभी ऑप्शन में कौन सा तीन जो है वो आइसोटोनिक है ये आपको बताना है। तो आइसोटोनिक का डिफिनीशन पता है, आइसोटोप और आइसोटोन। आइसोटोप में P रहता था मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, आइसोटोनिक में N है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो देख लीजिए किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इसमें 6 प्रोटॉन है तो 8 न्यूट्रॉन होगा, 6 + 8 = 14। 7 प्रोटॉन है तो 7 + 8 = 15, तो 8 न्यूट्रॉन है। 9 प्रोटॉन है, 9 + 8 तो 8 न्यूट्रॉन है, मतलब तीनों में 8 न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो यही आपका आइसोटोनिक हो जाएगा। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिटरमाइन करता है और एटॉमिक मास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बताता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 14 - 6, 15 - 7, 17 - 9। यहाँ 12 - 6, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 14 - 7, 7 न्यूट्रॉन हो गया, तो आइसोटोनिक नहीं हो सकता, यही दोनों नहीं है तो आगे क्यों चेक करें। 6 - 14 8, 14 - 7 7, तो सेम नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है। 14 - 6 8, 14 - 7 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है, तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये तीनों आइसोटोनिक नहीं है, ये तीनों भी नहीं है, ये तीनों भी नहीं है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन BaH2PO2 इज, तो आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो ये एक्चुअली में Ba2+ + 2 H2PO2- है, तभी तो इस पे +2 चार्ज है, और H2PO2- जो है एक मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज है, तो 2 मॉलिक्यूल मिला के 2 आयन मिला के -2 चार्ज, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, तो इसलिए टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड होता है तो -2, तो 2 हाइड्रोजन, इसके कारण सम होगा +2। फॉस्फोरस का आप मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर x, तो +x, और ऑक्साइड का -2, तो 2 है तो -4। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम जो है -1 के इक्वल होना चाहिए, तो x = होगा -1 + 2, ये x -2 होगा ना इधर, = -1, तो x = दिस, ये +1 आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस हो जाएगा +1। या फिर आप Ba2+ और इसमें नहीं तोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए, बेरियम अल्केलिन अर्थ मेटल है तो हमेशा +2 ही होगा,
हाइड्रोजन +1, फॉस्फोरस का X मान लीजिए, ऑक्साइड का -2। अब सबका सम कीजिए, तो बेरियम का +2, हाइड्रोजन का +1, 4 हाइड्रोजन एटम है पूरे में, तो +1 × 4 +4 होगा। फॉस्फोरस का X, तो 2 हाइड्रोजन एटम के कारण सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 2x होगा। ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो -2 × 4 -8 = 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए 0, तो 4 + 2 6 -8, तो 2x - 2 = 0, x = 1 +1 या 1 बोलिए, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। अगले लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।